हाय गाइस, वेलकम टू वीएन कोचिंग क्लासेस। या तो जान लगा दो या जाने दो, पर अगर जाने दोगे तो उससे पहले एक बात ध्यान रखना, शुरू क्यों किया था, जान लगाई क्यों थी। और आज हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यहाँ पे शुरू होता है ये चैप्टर लोहे के इस्तेमाल से, लोहे के औजार और खेती। ठीक, आजकल हम लोहा यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। बट किसी टाइम में जब लोहा था ही नहीं, प्रॉब्लम कितनी होती थी। और इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या मौर्य साम्राज्य में भी लोहा यूज़ होता था, हाँ या ना। आंसर कमेंट बॉक्स में। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इससे क्या हुआ, जंगल साफ हुए, कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल भी मिले हैं। मतलब लकड़ी के हल फाल पहले यूज़ होते थे ना, अब क्या होने लगा था, लोहे के हल यूज़ होने लगे थे। और ये हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बिल्कुल, क्योंकि जो मेन सोर्सेज थे उस टाइम क्या थे, खेती और पशुपालन, और दोनों ही गांव से रिलेटेड। तो जब तक गांव समृद्ध नहीं होते तो राज्य कैसे समृद्ध हो जाता। इसलिए जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। सिंचाई मतलब भाई, जब तक तुम पौधों को पानी नहीं दोगे वे बढ़ेंगे कैसे। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय मतलब मैन मेड, जो मानव ने बनवाए थे जलाशय, मतलब तालाब वगैरह, ठीक, वो यूज़ किए जाते थे सिंचाई के लिए। और ये रहे लोहे के कुछ उपकरण। गांवों में कौन कौन रहते थे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा यूपीएससी वालों। दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक, तमिल क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, मतलब जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी। साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर और दासों को कंडेसियार या फिर आदिमलाई कहते थे। याद रखना, बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर और दासों को क्या बोलते थे, कंडेसियार और अदीमई। और हमारे देश के नॉर्दर्न साइड में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ध्यान से, ठीक, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक का मतलब होता है कि अपने जो पूर्वज हैं उनसे उनके वंशजों को मिलना, मतलब हमारे बड़ों से हमें कोई चीज़ मिलना अनुवांशिकी कहलाती है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके ज़्यादा पावर। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं दे देता था। कहते थे भाई चलो कर दो तुम ही, मेरा एक काम कम होगा। और ये कभी कभी न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। जैसे पहले की मूवीज़ है, आपने देखे होंगे ना, गांव के सरपंच वगैरह, वो। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, मतलब जिनके पास कम ज़मीन हो।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। इसमें दास कर्मकार मतलब गुलाम काम करने वाले दूसरों की ज़मीन पे काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, मतलब मजदूरी करी और उससे पैसे कमाए। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य क्यों कहते हैं? और ये ना सबसे अच्छी बात है कि जो तमिल की साइड का ना एक ही साहित्य है, संगम साहित्य, एकदम नाम याद हो जाता है। और इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, दक्षिण की मथुरा के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। कवि सम्मेलन होता था तो वो जो पोएम्स बोलते थे उसमें उनका संकलन किया जाता था और गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ का मेन साहित्य है क्योंकि ये 1 साल में या 2 साल में नहीं, बहुत लंबे टाइम में जाके बना था संगम साहित्य। और नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। जातक सुना है? जातक कहानियाँ, ये वो कहानियाँ होती है जो आम लोग बोलते थे और ये बौद्ध भिक्षुओं ने इन कहानियों का संकलन किया था। ठीक, और यहाँ पर एक जातक कथा दी गई है जिसका हमारे कोर्स से इतना रिलेवेंस नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं प्राचीन नगरों के जीवन में हमें कुछ अन्य शहरों, गांवों या जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। मतलब इससे कुछ पता लग सकता है कि उस टाइम का जनजीवन कैसा होता होगा। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। ऑब्वियसली उन्होंने इतनी मेहनत करके मूर्तियाँ बनाई हैं, लोग जब तक देखेंगे नहीं, उनको प्रेज़ नहीं करेंगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा। ठीक, और यहाँ पर ये एक इमेज दी गई है जो सांची मध्य प्रदेश की मूर्तिकला का एक नमूना है, ये वाला। ठीक, और ये रहा दिल्ली में मिला वलय। वलय मतलब गोल, कूप मतलब कुआं। ठीक, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है कि महाजनपदों की राजधानी में से कुछ शहर है ना परकोटों से घिरे होते थे और यहाँ पे हम पिक्चर देख रहे हैं कि अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप घुसलखाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक, और मोस्टली जो ये वलयकूप होते थे ना, ये लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाज़ारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। ये पॉसिबल है कि भाई वे लकड़ी, कच्ची मिट्टी या कच्ची ईंटों के बने हो या छप्परों से बने हो तो वो ख़त्म हो गए हो। बट हड़प्पा सभ्यता के घर कैसे बने थे? ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि ये वाली सभ्यता ज़्यादा विकसित थी या हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा विकसित थी आपके अकॉर्डिंग। और प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ के कुछ वही जो यात्री है, नाविक है, उनसे भी मालूम पड़ता है। जैसे कि नीचे एक स्टोरी दी गई है, छोटी सी, मतलब बताया गया है बॉक्स में, बेरी गाज़ा। बेरी गाज़ा क्या? गुजरात का एक एरिया है भरूच, उसका यूनानी नाम। ठीक है, तो यूनान में उसको भरूच को बेरी गाज़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेरी गाज़ा के संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता था। संकरी थी ना, मतलब कम, बहुत कम जगह। ठीक है, और बेरी गाज़ा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात किया जाता था। पॉइंट टू बी नोटेड। और हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथीदांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से क्या किए जाते थे? निर्यात किए जाते थे, मतलब एक्सपोर्ट किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे और इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट, मतलब अच्छी क्वालिटी के महीन कपड़े
शामिल होते थे। सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं और इसमें सबसे पुराने कौन से थे? आहत सिक्के, जो करीब 500 साल तक चले। ठीक है, और इसकी इमेज नीचे दी गई है। ठीक है, जो आहत सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के क्यों कहते थे? सोने या चांदी के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ये देखिए, अलग अलग टाइप के दोनों। नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर। 2500 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए ये इम्पोर्टेंट सिटी रही, और ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे यातायात, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस के दो मेन रास्ते थे। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, शहर के चारों ओर क्या थी? किलेबंदी और बहुत सारे मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन खाने का अरेंजमेंट करते थे। और पॉइंट टू बी नोटेड, मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी रही। ठीक है, दूसरी राजधानी भी रही, और इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में होगा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पे बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। ठीक है, और ये कृष्ण भक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, ये तो सबको मालूम है ही, बट ये बौद्ध विहार, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट सिटी। मथुरा में प्रस्तर खंडों, मतलब पत्थर के टुकड़ों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त, मतलब छोटे अभिलेख हैं, और यहाँ पे जो भी मंदिर या मठों में दान करता था उसका उल्लेख है। और राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस टाइप के दान करते थे। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी वगैरह वगैरह, इन सब का यहाँ पे क्या है? उल्लेख मिलता है। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, सैंपल्स, और इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इसमें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली काले रंग के होते हैं और इनमें खास चमक होती है। बट कुछ अलग टाइप के शिल्प के नमूने नहीं बचे होंगे, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, वही लकड़ी का कुछ भी सामान है, वो इतने लंबे टाइम में बचना बहुत मुश्किल है। बल्कि ग्रंथों से मालूम पड़ता है कि उत्तर में तो वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ दोनों काम करते थे, स्त्री और पुरुष। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें क्या? श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणी का काम था प्रशिक्षण देना। ठीक, मतलब जो एक्सपीरियंस लोग थे, वो जो थोड़े से अनएक्सपीरियंस लोग थे ना, उनको क्या काम था? उनको प्रशिक्षण देना। कच्चा माल उपलब्ध कराना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, और तैयार माल का वितरण करना था, डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो सामान रेडी हो चुका है। बल्कि जो व्यापारियों की श्रेणी थी ना, मतलब जो व्यापारियों का ग्रुप था, वो क्या करता था? वो बिजनेस का रेगुलेशन करते थे। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, भाई उस टाइम बैंक तो थे नहीं। ठीक, और यहाँ पे लोग क्या करते थे? अपना पैसा जमा रखते थे, और इसका निवेश, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट अपने प्रॉफिट के लिए किया जाता था। उसमें से मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 8 में अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था ना। अर्थशास्त्र, तो उसमें जैसे राज्य को चलाने की बताई गई थी, भाई कैसे कैसे काम करना है, वो इस बारे में यहाँ पे बताया गया है जी। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिका मेडू। मैप हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, लगभग 2200 से 1900 साल पहले तक
अरिकामेडु एक पत्तन था, पत्तन मतलब कोस्ट, जहाँ पर दूर दूर से जहाज आते थे और वहाँ से सामान उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। एफोरा जैसे पात्र, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे और इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं और इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट चल रहा है ये थोड़ा सा, यहाँ इसमें कहानी नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या फिर बोरिंग लग रहा होगा, बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से ही पुट किए जाते हैं। तो इसलिए इसे मुहर पे लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। गाइस, इतना टाइम तो हो चुका है, सो अब डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे बनाए ही जाते थे। ठीक है, यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिलते हैं और साथ ही छोटे छोटे से कुंड मिलते हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ध्यान से, अरिकामेडु के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये उस टाइम में। जी, यहाँ पर देखिए मिट्टी के बर्तनों पे अभिलेख, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा में भी इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे थोड़ा सा रोम के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे करके क्या था रोम का और हमारा रिलेशन। और ये रही नीचे टाइमलाइन, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।